नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं हिस्ट्री के अंदर दोस्तों अपन घटना चक्र की जो बुक है उसके सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पीछे के एग्जाम में आए हुए हैं 1990 से लेकर आज तक के, वो सारे टॉपिक वाइज देख रहे हैं। कल अपन ने पाषाण काल किया था, आज अपन करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं आज तक एग्जाम में वो सारे के सारे। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों वैदिक काल से संबंधित आए हुए प्रश्न करेंगे। इस तरह से दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास है उसके लगभग 15 वीडियो आएंगे। फिर मध्यकालीन भारत है उसके दोस्तों 25 वीडियो आएंगे। और जो आधुनिक भारत है उसके लगभग 51 वीडियो आएंगे। तो इस तरह से अपन हिस्ट्री है वो पूरी कवर कर लेंगे दोस्तों प्रश्नों के माध्यम से, साथ में व्याख्या भी देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। तो आप चाहे किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री की कर रहे हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर की कर रहे हो, या अन्य कोई भी राज्य से आप हिस्ट्री से संबंधित स्टूडेंट हैं भारत के किसी भी कोने से, तो आपके लिए क्लास रामबाण सिद्ध होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे प्रश्न है वो दोस्तों हर एग्जाम से संबंधित दिए हुए हैं। तो देखिए अपन सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न देखें। इससे पहले एक सारणी देख लेते हैं दोस्तों कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके पतन के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है कि पतन किससे हुआ था। तो बाढ़ से पतन मानते हैं मार्शल मैके, SR राव, ये बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन है वो बाढ़ से हुआ था। लेकिन आर्यों का आक्रमण हुआ ऐसा मानते हैं गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट। ये लोग बोलते हैं कि आर्यों के आक्रमण के कारण है वो सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हुआ था, पतन हुआ था। जलवायु परिवर्तन के कारण मानते हैं ओरेल स्टाइन और अमलानंद घोष। भूतात्विक परिवर्तन के कारण मानने वाले हैं MR सहानी, HT लेम्ब्रिक, GF डेल्स। ये बोलते हैं कि भूतात्विक परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। महामारी के कारण मानने वाले हैं KUR कैनेडी। ये बोलते हैं कि महामारी आई थी उसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। आदर्श गाज, ये मानने वाले हैं M दिमित्रिएव। ठीक है, तो ज़्यादातर दोस्तों जलवायु परिवर्तन पूछा जाता है और भूतात्विक परिवर्तन भी नहीं है आज तक। और इसके अलावा दोस्तों आर्यों का आक्रमण और बाढ़, ये 3 ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। ये प्रश्न आया हुआ है दोस्तों UPPCS ये मैन के अंदर 2004 में। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर या विज्ञान पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संस्कृति के ऊपर। देख लेते हैं, नीचे इसकी व्याख्या दे रखी है। मानव समाज अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक स्थिति के कारण विलक्षण होता है। संस्कृति ही मानव की धारणाओं एवं रहन सहन का निर्धारण करती है और उसे प्राणी जगत में विशिष्ट बनाती है। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। यानी हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है। तो हड़प्पा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्या है, सतल है। मैं हड़प्पा सभ्यता ही बोल गया तो वो एक ही बात है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का ही नाम दूसरा हड़प्पा सभ्यता है। और हड़प्पा स्थल की सबसे पहले खोज हुई थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। ठीक है, तो हड़प्पा का संबंध दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से है। फिर देखिए, हड़प्पा नामक पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण, ये मैं बता चुका दोस्तों आपको। फिर देखिए, काला अनुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालिक थी, सिंधु घाटी सभ्यता। फिर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है, प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो देखिए इतिहास के काल को 3 भागों में बांट सकते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वो था दोस्तों जिसके अंदर ना तो मनुष्य को लिपि का ज्ञान था, ना ही पढ़ना लिखना जानता था। फिर आद्य ऐतिहासिक काल था ना, आद्य ऐतिहासिक काल, उसके अंदर मानव को लिपि का ज्ञान था। किसका, लिपि का ज्ञान था, लेकिन हम उसको आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। ऐतिहासिक काल वो है दोस्तों जिसमें लिपि और मतलब पढ़ना, वो दोनों चीज़ें शामिल है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता है ये आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। तो देख लीजिए आद्य ऐतिहासिक काल। देखिए लेखन कला के ज्ञान से पहले का काल आद्य ऐतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 BC से 600 BC का कालखंड आद्य ऐतिहासिक काल माना गया है।
सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब देखिए दोस्तों, BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। बाकी आप इतिहास के स्टूडेंट हैं तो आपको ये तो पता ही है बिफोर क्राइस्ट क्या है। ठीक है, चलिए आपको थोड़ा बता भी देता हूँ। मान के चलिए ये ईसा मसीह का जन्म है। ईसा का जन्म 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 0। अब ईसा के जन्म से इस साइड तो होगा प्लस, इस साइड चलेगा माइनस। अब कैसे चलेगा आपको मैं बता दूं। जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब मैं बोलूं कि 400 ईसा से लेकर के 2000 ईस्वी तक, ठीक है, तो यानी इस साइड की बात कर रहा हूँ मैं, 400 ईस्वी से लेकर के 2000 ईस्वी, तो इस साइड की बात कर रहा हूँ। मैं लिख दूँ 400 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व, या 2000 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो 2000 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व मतलब मैं इधर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप एक चीज़ समझना, कोई मैं चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि ईसा के जन्म से 100 साल पहले या 200 साल पहले कोई घटना घटित हुई है, तो मैं इधर लिखूंगा। जैसे 200 साल हुई है पहले घटना कोई घटित, तो 200 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व। अब ये 100 नज़दीक का है, क्या है? नज़दीक का है 100, और ये 200 पुराना है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप समझना, इसीलिए तो ये टाइम है ऐसे लिखा रहता है 2500 BC, यानी 2500 BC मतलब इधर 2500, और 600 मतलब इधर 600। तो 600 अपने क्या है? नज़दीक है, 2500 के अपन से दूर है। तो ये थोड़ा आप कैलेंडर समझ लेना। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेती हर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह क्या थी? नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, और आर्य सभ्यता ग्रामीण। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। लिपि, नगर नियोजन, तांबा या मर्द भांड? तो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? मर्द भांड। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता लिपि, ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कालों में पाए गए मर्द भांड सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मर्द भांड जहां हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वहीं दूसर चित्रित मर्द भांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित है। तो ये ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता के जो मर्द भांड है काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मर्द भांड, तो ये तो है हड़प्पा सभ्यता की विशेषता, और दूसरे एवं चित्रित दूसरा मर्द भांड है ये आर्यों से संबंधित। ठीक है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि देखिए, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेख लिपि थी, इसके पास लोहे तथा रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था। उपयुक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, बिल्कुल, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों पूरी की पूरी नगरीय सभ्यता थी, और नगर में, आज के नगर में जितनी सुविधाएं मिलती है उतनी सुविधाएं उस टाइम थी। इसके पास चित्रलेख है, बिल्कुल, इनकी जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी, भावचित्रात्मक पिक्टोग्राफी थी इनकी लिपि। इनके पास लोहे तथा रक्षा शास्त्रों का भाव था, बिल्कुल सही बात है। लोहे का ज्ञान तो उत्तर वैदिक काल में होता है अंतरंजी खेड़ा से। तो ये सारे ही कथन क्या है? सत्य है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शास्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, क्योंकि जो उत्तर वैदिक काल था उसमें लोहे का ज्ञान हो गया था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के ज्ञान का क्या था? अभाव था। देखिए अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई या उपरोक्त सभी। तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई।
देखिए, हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी तक नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबंध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेषों की हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट या धार्मिक ग्रंथ। तो निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो पुरातत्व संबंधी खुदाई। फिर है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई मोहरें, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, मंदिर या लिपि। तो सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। देखिए, सिंधु सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त पुरावशेष तथा बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार आदि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने के मूल स्रोत हैं, क्योंकि सिंधु लिपि का अभी तक वाचन नहीं हो सका है। वाचन इसलिए नहीं हो सका है दोस्तों, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की उसकी लिपि है वो पढ़ी नहीं जा रही। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसकी खोज किसने की थी, आप बताइए? जेम्स प्रिसेप या टिफिन थेलर? तो देखिए दोस्तों, टिफिन थेलर ने तो खोजी थी लिपि और जेम्स प्रिसेप ने पढ़ने की कोशिश की थी लेकिन पढ़ नहीं पाया। फिर देखिए, हड़प्पा की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अब देखिए दोस्तों, उत्पत्ति और जो पतन ये दोनों थोड़ा ध्यान में रखना। तो देख लीजिए, एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। EJH मेके, सुमेर से लोगों का पलायन। मार्टिन व्हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। हड़प्पा, अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है रफीक मुगल वाला, बाकी सारे क्या है? सुमेलित हैं। नीचे चार्ट में दोस्तों पूरा अपन देख ही लेंगे, देख लीजिए, ये पूरा अपन पढ़ लेते हैं, देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों के अलग अलग मत प्रस्तुत किए गए हैं। EJH मेके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर, दक्षिण मेसोपोटामिया से लोगों के प्रवसन के कारण हुआ। इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद DH गार्डन, मार्टिन व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुआ। इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ, जबकि एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया कि हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। फिर देखिए 11 नंबर प्रश्न, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में या चांदी के आहत सिक्कों में। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हड़प्पा संस्कृति में भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। अगला प्रश्न, हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, मतलब ये चांदी कहाँ से लेकर जाते थे? तो ये लोग हैं, ये राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से चांदी ले जाते थे। अगला प्रश्न, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ? लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला? तो देखिए दोस्तों, हड़प्पा
में मिट्टी के बर्तनों के ऊपर सामान्यतः लाल रंगों का प्रयोग हुआ था। कौन से? लाल। तो देख लीजिए, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्वन हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन, दूसरे चित्रित मर्द भांड। मर्द भांडों को बनाने वाले मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मर्द भांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। अगला प्रश्न है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल या कुषाण काल? तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये तो छोटे एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो मूर्ति पूजा का आरंभ है ये कब से माना जाता है? ये पूर्व आर्य के टाइम से माना जाता है, प्री आर्यन। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति पूजा क्या थी? प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सिंधु पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मरण मूर्तियां हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों तथा टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कला संस्कृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? गाय, हाथी, गेंडा या बाघ? तो निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? तो गाय, हाथी, गेंडा, बाघ, इसका राइट आंसर हो जाएगा गाय। बेल के साक्ष्य तो मिले हैं दोस्तों, ठीक है, लेकिन अब बेल गाय के बिना आएगा कहाँ से, ये भी आप सोच सकते हैं। तो गाय का अस्तित्व तो था दोस्तों, लेकिन जो मुहरें वगैरह थी उनके ऊपर गाय का चित्रांकन नहीं मिला है, बेल का जरूर मिला है। गाय के बिना बेल आएगा कहाँ से? देखिए, हड़प्पा संस्कृति की मुहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि का अंकन मिलता है। गाय का महत्व वैदिक काल में मिलता है। तो गाय का महत्व दोस्तों वैदिक काल में मिलता है। गाय को अघन्य कहा गया है, न मारने योग्य वैदिक काल के अंदर। और सिंधु घाटी सभ्यता में बैल का महत्व अधिक था दोस्तों। घोड़े के साथ से सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं मिलते हैं, लेकिन सुरकोटड़ा से घोड़ा पड़ा हुआ मिला, यानी सुरकोटड़ा घोड़ा पड़ा था। पड़ा हुआ का मतलब समझ गए दोस्तों आप, उसकी हड्डियां मिली है। एक राणा गुंडई से भी घोड़े के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो देखिए, लोथल जुता हुआ खेत, कालीबंगा, गोदीवाड़ा, धोलावीरा पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, बन्नावली हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो लोथल से दोस्तों गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिलते हैं। किसके? गोदीवाड़ा। कालीबंगा से दोस्तों जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। बन्नावली से दोस्तों पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिलती है। बन्नावली में दोस्तों नालियों का अभाव था। सिंधु घाटी सभ्यता में बन्नावली एकमात्र ऐसी जगह थी जहां नालियां नहीं बनी हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों कालीबंगा ऐसा स्थान था जहां से दोस्तों जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। 6 छेद वाला वो खोपड़ी मिली थी। इसके अलावा कालीबंगा से लकड़ी की नालियों के साक्ष्य मिलते हैं, तो और अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं कालीबंगा से। ये चीज़ें ध्यान में रखना। धोलावीरा हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। धोलावीरा से स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं दोस्तों। धोलावीरा गुजरात में पड़ता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। अगला देखिए, अब ये चीज़ें मैं बता चुका दोस्तों आपको, ठीक है। अब देखिए अगला, एक जुते हुए खेत की खोज की गई मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में, लोथल में। तो एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा में की गई। फिर देखिए, हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुन कोंडा, पैंठन, ये किस किस नदी के किनारे थे? तो आपके सामने नदियां हैं, गोदावरी, रावी, गंगा, कृष्णा। तो चलिए दोस्तों, इनका अपन पूरा का पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं। और इसमें दे रखा है क्या है,
चलो अपन देख ही लेते हैं दोस्तों, नीचे देख लेते हैं। हड़प्पा है ये रावी नदी के किनारे, ठीक है, हड़प्पा स्थल है ये रावी नदी के किनारे। हड़प्पा तो हरा होता है, हरा तो पौधा होता है, तो गर्भ से पौधे निकले हुए, वो निकली हुई महिला का चित्र भी हड़प्पा से मिला है, रावी नदी के किनारे। हस्तिनापुर दोस्तों गंगा नदी के किनारे। ये नागा अर्जुन कोंडा ये कृष्णा नदी के किनारे। कैसे कृष्णा दोस्तों। पेंठन दोस्तों गोदावरी नदी के किनारे। फिर देखिए दोस्तों, इनको सुमेलित करना है। हड़प्पा, भोगवा और कालीबंगा, घग्गर, लोथल, रावी, रोपड़, सतलज। तो इसका नीचे पूरा दोस्तों अपन देख लेते हैं कौन सा किस नदी के किनारे था। तो देखिए दोस्तों, हड़प्पा रावी नदी के किनारे था, हड़प्पा रावी नदी के किनारे था। कालीबंगा दोस्तों घग्गर नदी के किनारे। लोथल दोस्तों भोगवा नदी के किनारे। रोपड़ दोस्तों सतलज नदी के किनारे। फिर देखिए, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो महान स्नानागार, तो बड़ी बड़ी चीज़ें दोस्तों मोहनजोदड़ो से मिली है। तो सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की दिशा में 33 मीटर है। फिर है विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल से पाया गया। तो विशाल स्नानागार ये कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। तो ये अपन देख चुके। अब दोस्तों अपन 21 से करेंगे प्रश्न कल, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप भी बोर होंगे। तो 20-20 मिनट के अपने वीडियो चलते जाएंगे। कल फिर सिंधु घाटी सभ्यता देखेंगे। ये सिंधु घाटी सभ्यता के दोस्तों 70 एक प्रश्न है, परसों हो जाएगा अपना ये, ठीक है। फिर अपन वैदिक सभ्यता करेंगे। इस तरह से अपन चलते जाएंगे। ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक ज़रूर करना, और जितने भी दोस्तों आए हुए तथ्य हैं वो दिमाग में निकलते हैं ना, तो आप समझ सकते हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।